नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। झारखंड को जो लोग इन दिनों करीब से देख रहे हैं, वाकई में अगर वो मीडिया से जुड़े लोग हैं तो उन्हें मजा आ रहा होगा, राजनीति से जुड़े लोग होंगे तो मजा आ रहा होगा, क्योंकि झारखंड में लगातार कुछ न कुछ लगातार चलते जा रहा है। और सही मायने में कहे तो झारखंड में इस वक्त लोकतंत्र का जो झंडा है वो बुलंद है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन ये चलते रहना चाहिए। ये चलता है तो सरकार सुनती है और लगातार ये सब चीज एक अहरनिश प्रक्रिया की तरह लगातार चलते रहता है। और इसी कड़ी में बीजेपी जो यहां पर विपक्षी पार्टी मुख्य, वो एक बार फिर से हल्ला बोल कर रही है। दरअसल रांची से जन आक्रोश रैली की शुरुआत की गई है। रांची में आज भाजपा ने रैली निकालते हुए हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय का घेराव किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे कि इससे किसको क्या फायदा मिलता है और ये क्यों जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये होते रहना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जिसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे लगातार, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। रांची के मोराबादी मैदान से समरनाले तक मार्च। कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोराबादी मैदान से समरनाले तक मार्च निकाला। बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिजली की किल्लत समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ उलगुलान है। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भ्रष्टाचार चरम पर है। ना युवाओं को रोजगार मिला, ना बेटियों की आबरू बची। उलगुलान राज्य सरकार के खिलाफ उलगुलान है। जन विरोधी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। ये आक्रोश है। भ्रष्टाचार, कानून की लचर स्थिति, विकास की शून्यता। 3 साल में झारखंड की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। लाइन ऑर्डर की स्थिति अत्यंत खराब है। दिन दहाड़े हत्याएं और बलात्कार हो रही है। आज खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वैसी स्थिति में आम जनता त्रस्त है। अभी देख रहे 12-12 घंटे बिजली नहीं रही है। लोग बिजली और पानी के लिए परेशान है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मुखदर्शक बनकर बैठी नहीं रह सकती। आक्रोश यात्रा, ये हल्ला बोल इसलिए 3 सालों के अंदर आपने कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ ध्वस्त किया है। आपने जो जो वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 5 लाख नौकरी कहाँ गई? महिलाओं की आबरू कहाँ गई? आप देखो, आपने किस तरह खनिजों की लूट की। आपके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसके घर से चेकबुक बरामद होता है। उसके घर से आपका साइन किया चेकबुक बरामद होता है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। मोराबादी मैदान से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा समरनाले तक पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने समरनाले का गेट बंद कर दिया, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरीलाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार कैद में है, जनता सड़क पर है। सरकार आज दोनों हाथ से खनिज संपदा को लूटने वाली सरकार मस्त और जनता पस्त है। बिल्कुल आदित्य साहू जी, आप लोगों को नहीं जाने दिया गया। देखिए, आम जनता जिस प्रकार से लोगों के बीच में आक्रोश और गुस्सा है सड़कों में आपको देखने को मिला है, और जिस प्रकार से दमनकारी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, बेवकूफ बनने वाली सरकार है, युवाओं को ठगने वाली सरकार है, और दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता को रोक नहीं सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संयम के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और यदि
इस प्रकार के चेतावनी आक्रोश के बाद यदि सरकार नहीं चलती तो मुख्यमंत्री आवास में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता घुसने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री को खदेड़ के बाहर निकालने का काम करेगी। बीजेपी के हल्ला बोल पर जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, जनता इनका सच जान चुकी है। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा है कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है, जनता सब कुछ जान रही है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कौए के इच्छा से कोई किसी पशु का निधन नहीं होता कि उसको भोजन मिल पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जो बौखलाहट में है और जिस प्रकार से उनके सभी षड्यंत्र का खुलासा हुआ, लोग बेनकाब हुए। आप देखिए ना, मोराबादी से लोग चले तो थे, डीसी ऑफिस पहुंचते पहुंचते कितने रह गए। मैं गठबंधन हेमंत सरकार जी का नेतृत्व में गठबंधन की सरकार जब से बनी है, एक बार नहीं आने के बाद सरकार गिराना, सरकार को तोड़ना, ये लगातार इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुझे लगता है कि अपने पार्टी का साख को बचाने के लिए झारखंड में वो इस तरह का कार्यक्रम जो हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का कार्यक्रम कर रहा है। जनता सारी बात को समझ रही है, लेकिन अधिकतर समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ नहीं हुआ वो देखने की चीज़ है, जनता ही इसका जवाब देगी। और अगर हम लोग गलती किए होंगे तो जनता मालिक है, समय आने पर जनता उसका सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक अभी तक बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसी तरह से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यूपीए गठबंधन डटा हुआ है। और बीजेपी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेर रही है। सोमवार से शुरू हुआ बीजेपी का प्रदर्शन 25 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में होगा। सरकार की नाकामियों को बीजेपी जनता के बीच रख रही है, वही सत्ता पक्ष भी विपक्ष की घेराबंदी को कुंद करने में जुटी है। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से अजय लाल राकेश के साथ दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। तो सोचिए, सामान्य दिनों में एक आम आदमी जब घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस ड्यूटी करने के बाद घर वापस लौटता है और उसके बाद कई एक बार जब अखबार पढ़ता है तो उसे लगता है कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, क्या हमारे बारे में कोई सोचने वाला है या नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जब सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता है, बहुत सारे झंडे, बैनर, पोस्टर नजर आते तो लगता है कि हाँ है, लोग हमारे पीछे हैं जो आम लोगों की सुनते हैं, आम लोगों के बारे में समझते हैं और उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं। तो ये लोकतंत्र की बहुत शानदार खूबसूरती है कि ये हमेशा हमेशा होते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। चाहे वो सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी हो, हर एक मुद्दे को लेकर और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरता है तो वाकई में जनता को भी लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल में एक बार हमसे वोट मांगने ये लोग आते हैं, हमारे लड़ते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी ने संघर्ष एक बार फिर शुरू किया है। 21 से 25 तारीख तक की ये संघर्ष का दौर चलेगा। कई एक मुद्दे उसमें जुड़े गए, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दे तो लगातार आते चले जाते हैं और आप उसकी फहरिस्त आप लंबी करते चले जाते हैं, आपके ऊपर होता है। और इस वक्त बहुत सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़कों पर एक बार फिर से है, लेकिन विपक्ष इसे ड्रामेबाजी कह रहा है। विपक्ष यानी कि जो सत्ता पक्ष यहां का है, जो बीजेपी का विरोधी यानी कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस, जेएमएम या आरजेडी कह ले, वो इसे ड्रामेबाजी कह रहा है। और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन जी हैं और हमारे साथ जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने हल्ला बोला है, बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया है और एक अभियान के तौर पर जो 5 दिन तक तो चलेगा, इसकी शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहला सवाल हम कांग्रेस और यानी कि सत्ता पक्ष से कांग्रेस से और जेएमएम से ही करते हैं। सबसे पहले राजीव रंजन जी चूंकि हमारे साथ स्टूडियो में, तो उन्हीं से पहला सवाल। राजीव रंजन जी, देखिए, पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है, ड्रामेबाजी कही जा रही है, तो विपक्ष करे क्या विपक्ष को यह नहीं करना चाहिए? ये मतलब ये बयान थोड़ा सा अजीब लगता है हमें, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही होता है विरोध करना, सड़कों पर उतरना, जनता के मुद्दों को लेकर हल्ला बोलना, आवाज बुलंद करना। देखिए, जब आप मुद्दा विहीन हो जाते और ऐसे विषय को लेकर के आप सामने आते हैं, जो आप उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आप ही की ओर इशारा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक नौटंकी का सगल बोलना कोई गलत बात नहीं है। भ्रष्टाचार पर आंदोलन है, अच्छी बात है। 3 साल तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं, ताली बजाई, थाली बजाई,
या पत्र लिखा, 3 साल के बाद मैदान में उतरे हैं, तो लोकतंत्र के लिए तो अच्छा संकेत है। बिल्कुल। हाँ, मैं जब पहली बार मैं आपके चैनल में आया था या मेरा बयान भी चला था, तो मैंने इस बात का स्वागत किया था कि कम से कम सड़कों पर उतरने का इरादा किया लोगों ने, तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में सरकार को भी मार्ग दिखाना विपक्ष का दायित्व होता है। लेकिन सवाल है कि जो सवाल लेकर के ये लोग आए हैं, आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। भाई, अपने जमाने में जब इनकी सरकार थी, यहाँ डबल इंजन की सरकार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, बिल्कुल, जिनके मंत्री, जिनकी आय से अधिक संपत्ति 200% से लेकर के 1100% तक ज्यादा बढ़ जाए, और जब PIL के माध्यम से उस पर जांच के लिए किसी ने आवेदन दिया और जब ACB ने उसको प्रथम दृष्टया सही पाया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने का फाइलों के जरिए काम हुआ, उस पर निर्देश हुआ, तो उसको वेंडेटा पॉलिटिक्स के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो यही बात है ना। और अभी जो प्रवर्तन निदेशालय, जिसके माध्यम से पूरी राजनीति चलाई जा रही है, और बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देना और उसको अपदस्थ करने की नीयत से जो दुरुपयोग किया जा रहा है, अगर हम उसी के फाइंडिंग्स पर जाते हैं तो उसने जो चार्जशीट अदालत में दायर किया है उसमें ही ये बातें बयां है कि किसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार अधिक हुआ। 233 रैक, रेलवे रैक। अगर किसी के अवैध उत्खनन का मामला किसके सरकार के कार्यकाल में हुआ और इस सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 3000 करोड़ का डैम जो है वो चूहे कुतर गए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का पैसा कौन खा गया, किनके शासनकाल में किनके गृह जिले में कंबल घोटाला हो गया, कैसे ऐसे कई घोटाले हैं जिसके मिलाकर बीजेपी के पास मुद्दा है नहीं। जो काम उन्होंने खुद किया है अब उसी को लेकर वो वही कह रहा हूं ना, सवाल उठा रहे हैं इनकी प्रतुल शाहदेव जी। चलिए देखिए, आप लोग साफ तौर पे, क्योंकि एक मुद्दा आपने भ्रष्टाचार का भी रखा है, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और भ्रष्टाचार भी आपने उसमें जोड़ रखा है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर तो राजीव रंजन साहब कह रहे हैं कि आपकी अपनी सरकार में चीजें होती रही है, तो फिर आप उसी भ्रष्टाचार को लेकर कैसे सड़कों पर उतर रहे हैं? प्रतुल शाहदेव जी। प्रतुल जी, मुझसे पूछना। देखिए, इस सरकार के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में क्या हुआ, भ्रष्टाचार का कैसा नंगा नाच हुआ, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग के रूप में उसने धारण किया और किस तरीके से इलीगल माइनिंग की खबरें पूरे प्रदेश से आती रही। इलीगल माइनिंग से मैं साहिबगंज जिले की भी बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कोल्हान से लेकर आप संथाल परगना की बात करें तो कोयले का जो रैकेट चलता था, और इसमें NIA जांच भी बैठी, क्योंकि इस जो कोयले का अवैध रैकेट चलता था, जो बंद पड़ी खदानों से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कोयले को निकाल कर बेचा जा रहा था दूसरे प्रदेशों में, तो इस पर NIA जांच इसलिए बैठी क्योंकि इससे बहुत सारे उग्रवादी संगठनों को बेनिफिट मिलने की बात थी। तो मैं आप खत्म कर लूं तो ये एक बड़ी जो जिस तरीके का अवैध खनन हुआ वो पहले कभी किसी ने इतिहास में नहीं देखा। दूसरी बात, ED ने माना था, ये हम कई बार दोहरा चुके हैं आपके चैनल में पहले भी, कि सिर्फ साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ। इलीगल पत्थरों को भेज दिया गया, वो पानी के जहाज से, ट्रकों के जरिए, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के 3 करीबी लोग, प्रेम प्रकाश जी, जिनके घर 2 AK-47 बरामद होता है, और बड़ी आश्चर्य की बात होती है पंकज जी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जो गार्डों का AK-47 बरामद होता है, उसमें ED स्पष्ट कहती है कि ये जो है, इस पर आपको आपराधिक मुकदमा करना चाहिए। रांची पुलिस को वो डायरेक्शन देती है, लेकिन इस घटना के 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी FIR को छोड़ दीजिए, इस पर कोई एक सनहा भी दर्ज नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं क्या इनका रसूख है। दूसरा जो हम बात करते हैं, हमेशा जिस तरीके से पंकज मिश्रा की बात आती है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि थे। मुख्यमंत्री जी ने, जैसे मीडिया में आई खबरों के आधार पर मैं बोल रहा हूं, कि जब उनसे पूछा गया कि क्या पंकज मिश्रा के बारे में आप जानते थे जो अवैध खनन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था।
अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि बाबूलाल मरांडी जी ने ऑन रिकॉर्ड 12 चिट्ठियां लिखी थी पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पंकज मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक कॉकस जो है वहां पे इलीगल माइंस के रैकेट को चला रहा है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात जो है, सबसे जो ट्विस्ट इन द स्टोरी है वो ये है कि जब ईडी ने उनको बता दिया कि पंकज मिश्रा के नेतृत्व में इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनको चार्जशीट भी कर दिया गया, लेकिन आज तक पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि के रूप से नहीं हटाया गया। पंकज जी, मैं भी बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देखिए, पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के 2 बहुत ही खूबसूरत हिस्से होते हैं, दोनों को बराबरी से काम करने का हक है। लेकिन 3 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन मिला तो उन्होंने अपने घर के बाहर सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें खबर मिली है कि कुछ लोग भाजपा के प्रदर्शन करने वाले हैं हमारे खिलाफ, तो हम सब कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता कुछ और रहा हो सर, कुछ और रहा हो। देखिए, ऐसा कोई भी पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे समाप्त करने दीजिए ना पंकज जी, मुझे अब थोड़ा सा समय दीजिए समाप्त करने के लिए। देखिए, मायने कैसे आप निकालेंगे, इसका अर्थ क्या होता है कि हम सबको चिन्हित करेंगे, सब पे कार्रवाई करेंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी काफी कुछ छिपा रहे थे और ईडी का जब सम्मन हुआ तो उनकी भूमिका तय नहीं थी कि उसकी भूमिका में उनको सम्मन किया गया, लेकिन वो मान गए कि मैं एक्यूज हूं, मैं विटनेस के तौर पर या मैं सहयोग करने के लिए नहीं बुलाया गया हूं, और उन्होंने जितनी सारी दलीलें थी वो एक अक्यूज के पक्ष में दे दी। तो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जो उनको कोऑपरेट करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो बाहर एक भूमिका बनाते दिखे। लेकिन देखिए, हम प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, हमारा मानना है कि जब तक इस सरकार को हम प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके उखाड़ नहीं फेंके, हमारे कार्यकर्ता सड़कों से नहीं हटेंगे। आंदोलन मंडल स्तर पे हुआ, जिला स्तर पे होगा, प्रदेश स्तर की भी भूमिका तय हो रही है। करप्शन से हमारा कोई समझौता नहीं है। और मैं इस दूसरे डिबेट के जब दूसरे हिस्से में आऊंगा तो मैंने राजू जी देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने कही अभी, और ये भी उस पर एक जोड़ा उन्होंने कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि चिन्हित करें ऐसे लोगों को जो बीजेपी के उन आंदोलन में शामिल होते हैं। मायने क्या वाकई में जैसा हम समझ रहे वही है? देखिए, पहले तो मैं इसी पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मेरे विद्वान मित्र ने जो कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, तो इनको इन्होंने कौन सा कैमरा या कौन सा ट्रांसमीटर ईडी के कार्यालय में लगा रखा है कि नहीं, मैं आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप अपनी बारी आएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। फेयर डिबेट होना चाहिए। आप कह रहे थे तो मैंने एकदम बड़ी तन्मयता से आपकी सारी बातें आप कह रहे थे, तो मैं कह रहा हूं कि आपके ईडी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या कि मुख्यमंत्री ने डिनाई किया, मुख्यमंत्री ने इन बातों पर ये किया? आखिर कौन सा कैमरा और कौन सा ट्रांसमीटर है लगा हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बातें मीडिया में ला रहे हैं? और जो बातें लानी चाहिए, जो चार्जशीट दाखिल हो रहा है, उसकी बात तो नहीं की जा रही है। लेकिन हाइपोथेटिकल जब आप परसेप्शन बनाने के लिए प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने का जो मेरा आरोप है, वो बार बार इस बात से साबित हो जा रहा है कि नफरत में अंधे हो चुके लोग धृतराष्ट्र के रोल में किस संजय को उन्होंने वहां बैठा रखा है, जो इनको जानकारी दे रहा है कि इस प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, कहीं ये दिखा दीजिए कि सोर्सेस होते हैं हमारे कि बीजेपी वाले में भैया सोर्सेस होते हैं। आपके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में वही तो चीज आपने कहा। भैया ये कह रहे हैं ना, इनके सांसद जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि वो सोर्सेस कौन से है? ईडी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगता है। आप जिक्र करें, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। सुनिए मेरी बात, ईडी के भैया स्वतंत्र जांच एजेंसी है ना, ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, तो आखिर आप इस प्रकार की चीजों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, उसका आधार तो आपको बताना होगा। कैसे आपने कह दिया? थोड़ा समय मुझे लेकिन हम थोड़ा समय सुनिए। अच्छा ठीक है, चलिए हम तनु जी के पास जाना चाहिए। मुझे 15 सेकंड दे, राजीव जी को 2 बार मौका दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले भी कहा मैं खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा कि मैंने ईडी से पूछा कि ये 2 साल का है कि 10 साल का? चलिए 2 साल का है कि 10 साल का है? तो देखिए ये सारी बातें जो थी मैंने पहले भी कहा था मीडिया में रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी का दामन पाक साफ था। देखिए ये तो बड़े कॉमन सर है कि हमारे पास भी कोई समन आएगा तो हम अपने लोगों को बताते हैं सर, ये बड़ा बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है सर। ये तो जाने से पहले सवाल निशान उठाया, अगर वो उनको कुछ छिपाने को नहीं होता तो ईडी को बताते क्लीन
चार्जशीट लेता। देखिए, दुनिया की कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपको गलत तरीके से नहीं फंसा सकती। शिबू सोरेन जी को शशिनाथ झा के केस में सीबीआई ने चार्जशीट किया, वो जेल गए, लेकिन अदालत ने बरी किया क्योंकि सीबीआई का चार्जशीट गलत था। तो ये तो एक अदालत उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं याद दिला दूंगा। तो आपको दुनिया की कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गलत चार्जशीट भी कर देगी ना, तो आपके पास अदालत का मौका होता है। और इस 21वीं शताब्दी में ऐसे चार्जशीट को करने से कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि अदालत में अपनी धज्जियां उड़ती है। फिर मानिए मुख्यमंत्री जी को किस चीज का डर था कि वो ईडी के पास जाने से पहले बाहर एक नया नैरेटिव सेट कर रहे थे कि ईडी जो कर रही है वो गलत कर रही है, ईडी राजनीतिक उद्देश्य से कार्य कर रही है और ये राजनीतिक एजेंडा के तहत हो रहा है। तनुज देखिए, प्रतुल जी ये कह रहे हैं कि खुद को मानकर चल रहे थे मुख्यमंत्री की वो एक्यूज्ड है, ये वो उनका ये कहना है, क्योंकि उनके हाव भाव भावभंगा या जो भी आप कह लें या बयान वो उस ओर इशारा करे, ये बीजेपी का कहना है। तनुज जी, अब मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आप आवाज। मैं भी डिबेट में हूं या नहीं हूं? नहीं, आप बिल्कुल सर, बस वो राजीव रंजन जी ने एक बार इशारा किया तो हमें लगा वो कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं तो हाँ, तो सुनिए, तब सुनना पड़ेगा, सुनेंगे। पहली बात, ये डिबेट का टॉपिक क्या है वो मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा पंकज जी। डिबेट का विषय क्या है? तनुज, देखिए डिबेट का विषय, सही बात आपने कहा और मैं इसी पर आने भी वाला था कि देखिए डिबेट का विषय वो हल्ला बोल है जो बीजेपी ने शुरू किया है, लेकिन वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने किया है, इसलिए बातें थोड़ी सी उसके आसपास विषय है। पंकज जी देखिए, मैं वहां मौजूद नहीं हूं, आप किसी को अकेले 10 मिनट दे दीजिएगा, आपको उसने 9वें मिनट में जो बोलोगे आपकी बारी आप ही की। तनुज, आप ही की बारी से शुरू करूंगा। अब सुनिए पंकज जी। पहली बात तो आज 3-4 साल के बाद, 4 साल मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी नहीं निकली थी, और आज 2-2.5 साल 3 साल के बाद वो निकली है। और मेरी आवाज अगर जा रही है तो इसको सुनाने की कृपा कीजिए। विरोध में आप आइए, मालूम है नहीं, हम लोग को मालूम रहता था, हम लोग सरकार के नहीं जाते। सरकार के विरोध में आप आइए, मालूम है नहीं, हम लोग को मालूम रहता था, हम लोग सरकार के नहीं जाते। इसमें सुनाई दिया ये चीज जी, इसमें साफ तौर पर जिस भीड़ को लाने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसमें साफ तौर पर ये महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमें अगर पता रहता है कि ये सरकार का विरोध करने के लिए हमें बुला रहे हैं तो हम नहीं आते। आप कहिएगा तो आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मैं एक ट्वीट कर देता हूं, या आप तक वीडियो को हो भी गया होगा, क्योंकि आप ही लोग के माध्यम से ये चीजें आई हैं। तो आज ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लोगों को, जिसको भी लेकर के आई थी, उसको भी झूठ बोल करके लेके आई थी, ये समझने की जरूरत है। अगर उनको भी सच बता करके लाया होता तो कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार के विरोध में आप आइए, मालूम है नहीं, हम लोग को मालूम रहता था, हम लोग सरकार के विरोध में आप आइए, मालूम है नहीं, हम लोग को मालूम रहता था। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से आप सारी चीजें सामने हैं, तो ये फ्लॉप हो गए, जनता ने इनको नकार दिया, और अब झूठ बोल करके भोले भाले लोगों को, झारखंड के भोले भाले लोगों को झूठ बोल करके लाने का काम किया। पहले तो सीओ वीडियो को बुला करके भीड़ करवाते थे, अब चूंकि सत्ता में नहीं है तो अब जो है ठग करके ला रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि कम से कम आपने फिर से एक बार लोगों को ठगने का काम किया। इसका जवाब लेने का काम कीजिए इनसे कि ये कैसे लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें आपने झूठ बोल करके लाया। ये जो तरुण जी बहुत ही संगीन आरोप लग गया बीजेपी के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। प्रतुल जी जवाब देना पड़ेगा। देखिए हमने सुना यहाँ पर जो कह रही है कि उसे पता ही नहीं था कि वो जा कहाँ रही है, उसे पता नहीं था कि सरकार के खिलाफ उसे जो है वो प्रदर्शन करना है। प्रतुल जी जो है वो प्रदर्शन करना है। अब देखिए ये पता नहीं किसका वीडियो था, किसके बारे में दिखाकर इस तरह का ये पूरे डिविएशन करने की कोशिश की जा रही है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जहां तक मैं तनुज खत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 4 वर्षों के बाद हम सड़कों पे उतरे। तो साहब हम सड़कों पे हमेशा उतरते रहे इस सरकार के खिलाफ। कोरोना प्रोटोकॉल भी जब था तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसी सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया था
कि हम 50,000 रुपए का फाइन लेंगे जो मास्क लगा कर नहीं आएंगे। और इसके बाद एक भय का माहौल हो गया था, दिहाड़ी मजदूर और किसानों पर ये 50,000 रुपए की फाइन का ये एक फंदा झूल रहा था। तो हम कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पर आए थे। इन्होंने इसी तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर्स जितने थे, सीओ और जितने कर्मचारी थे, उनको मुक्त कर दिया था कि अगर ये किसी आदिवासी मूलवासी का जमीन सेटल कर देते हैं तो उन पर गलत तरीके से सेटल करते हैं तो कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। साहब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में प्रदेश में सड़कों पर उतरी थी। और जो सबसे ताजा उदाहरण था, पिछले वर्ष इन्होंने बिना मांग के विधानसभा में सिर्फ नमाज स्थल देकर अपनी तुष्टिकरण की नीयत को स्पष्ट किया था। तो उस समय भी हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। उस समय पुलिस ने क्या बर्बरता किया था, क्या लाठीचार्ज किया था, फर्जी मुकदमे किए थे, ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जब भी जन मुद्दों की बात होती है हम हमेशा सड़कों पर होते हैं, तो इन्हें याद दिलाना ये आवश्यक था। और रही इस बात की सरकार की, तो सिर्फ भ्रष्टाचार का इशू नहीं है पंकज जी, इस सरकार में लव जिहाद के मामले जिस तरीके से बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली मांग लव जिहाद के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, आप ये मानकर चल रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों में भी हो रहा होगा और होता है, अगर लव जिहाद जैसा कोई चीज होता है तो। अल अंसार का हाथ था, हमने मांग की थी कि ये जांच हो कि कैसे हिंदू बोली वाली तमाम मुद्दे एक जगह है, प्रत्युष जी, तमाम मुद्दे हैं, आप जो मुद्दे हैं वो मुद्दे वाकई देश के मुद्दे हैं, वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन ये जो बयान हमने सुना, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही चौंकाने वाला है कि मतलब जो लोग आपके साथ और नहीं पता कि उन्हें सरकार के खिलाफ विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, ये तो बहुत अजीब सा था। विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, ये तो बहुत अजीब सा था। नहीं, ये मुझे भी अजीब लग रहा है, पता नहीं किसका वीडियो, भीड़ महिलाएं झंडा ली हुई बाकायदा दिखा दिया किसी को सेलेक्टिव में। नहीं, सेलेक्टिव देखिए ऐसा ना कि आप हजारों हजार की भीड़ है, 10,000 की भीड़ है, उसमें किसका वीडियो है इसे हम भी नहीं पहचान पा रहे। हमारे कोई जुड़े हुए कार्यकर्ता होते वही पहचानते। तो इस वीडियो की सत्यता की जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक इस पर कोई कमेंट करना नहीं। लेकिन आप पूरा डिबेट जो है, प्रदेश में 15,000 करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ और आप एक बयान पर जाकर इसे रोक दें, ये उचित नहीं है। हम तो आज भी सरकार से जवाब मांगते हैं कि अभी तक पंकज मिश्रा जी को विधायक प्रतिनिधि के पद से क्यों नहीं हटाया गया। मुख्यमंत्री जी ने, जैसा मीडिया में आई खबरों को फिर कोट कर रहा हूं ताकि विद्वान प्रवक्ता राजीव जी फिर ना कहें, उस रिपोर्ट के अनुसार जब उनसे कहा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा घोटाला हो रहा है। और डीसीएसपी कहते हैं थानेदार को पता होता है उसके थाना क्षेत्र में क्या होता है, डीसी को पता होगा कि उसके जो साहेबगंज के गंगा के इलाके से क्या हो रहा है, और आप कहते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता। यह तो अजीबोगरीब बात है। उनके सवाल सीधा आपसे, विधायक प्रतिनिधि को हटाया क्यों नहीं गया, ये सीधा सवाल। मेरे तो किसी सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं। वीडियो की सत्यता पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, वीडियो की सत्यता पर ही कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कैसे वीडियो पर पुष्टि कर दे। नहीं, इसी से क्लियर हो गया ना, वो क्या पुष्टि करेंगे। ये तो पत्रकारों के माध्यम से आया वीडियो, कोई हमने थोड़ी ना वहां जाके बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की रैली में तो आप पत्रकार मित्रों के द्वारा चीजें सब जगह चल रहा है, कोई नया चीज मैं नहीं दिखा रहा हूँ। जवाब नहीं है इनके पास कि किस तरीके से लोगों को ठग करके ले जाने का काम किया, उसके बावजूद भी फ्लॉप रहे। आप आज किस चीज का विरोध कर रहे हैं? जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया, उसको लेकर के सड़कों पर है। आपके पास मुद्दा नहीं है और आप सड़क पर है। पहली बार ऐसा हुआ है झारखंड के अंदर में कि जिस विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और वो सड़क पर है, उसको एक मुख्यमंत्री से दिक्कत है इसलिए वो सड़क पर है, उसको एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन से दिक्कत है इसलिए वो सड़क पर है, स्थानीयता के मुद्दे से दिक्कत है, ओबीसी आरक्षण से दिक्कत है इसलिए सड़क पर है। और उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं, ये तो छोटा सा वीडियो था, लंबा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सुना सकता हूं कि लोग चीख के बोल रहे हैं कि हमें अगर पता होता कि सरकार का विरोध करने के लिए बुलाया तो हम नहीं आते, हमें झूठ बोल करके लाया गया। यहां तक बोल करके लाया गया है कि चुनाव है, वोट देना है, वोट देने के नाम पर लाया गया। कौन सा चुनाव हो रहा है पूछना चाहिए, लोग देख रहे हैं। मैं वहां रिकॉर्डिंग करने नहीं गया था, मैं कैमरामैन नहीं था। चलिए बिल्कुल तरुण जी, इस पर चर्चा होगी कि वाकई में एक बड़ा आपने एक एंगल दे दिया है कि क्या वाकई में, और ये सबसे सवाल होगा मेरा कि क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या कि मतलब जब आप भीड़ इकट्ठा करते हैं, जब आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप जब रैली करते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा किया जाता है? अगर ऐसा है तो ये चिंता वाली बात। अगर वो उन्हें लग रहा है कि वीडियो सत्य है तो फिर सत्य है, लेकिन न्यूज़ एवं भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। हम इस टॉपिक पर आते ही नहीं है।
कुल मिलाकर ही, क्योंकि आप भीड़ में हैं, आप रैली कर रहे हैं, उसमें कौन क्या कैसे बुलाया जाता है इस पर हम डिबेट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सभी को पता होता है, हालांकि कोई खुलकर बोलता नहीं है, लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए प्रफुल्ल साहदेव जी, देखिए अगर आप इस पर वाकई कहना चाहते हैं तो हमें यह लगता है कि यह मुद्दा होना नहीं चाहिए कि मतलब वीडियो पे अगर उन्होंने कहा, लेकिन अगर फिर भी आप कहना चाह रहे हैं तो जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, आप 10 से 15 सेकंड में तरुण खत्री जी के इस सवाल का जवाब आपको देना होगा, अगर आपको देना चाह रहे हैं तो। बहुत सिंपल इसका जवाब है कि जो वीडियो आपके चैनल का ऑफिशियल वीडियो नहीं है, उसको एक पैनलिस्ट दिखा रहा है और हम पिछले 10 मिनट से इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। आपके चैनल का वीडियो होता तो इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होता, लेकिन कोई पैनलिस्ट अगर वीडियो दिखा रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये अफसोसजनक है। तरुण खत्री जी शायद इस विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, अलग चीज है, लेकिन मुद्दा हम वापस अपने मुद्दे पर आ जाते, ज्यादा बेहतर होगा ये कि हम अपने टॉपिक पर ही बने रहे, ज्यादा बेहतर होगा। तो बीजेपी ने हल्ला बोला, देखिए बीजेपी की ओर से, बीजेपी से एक सवाल और मेरा रहेगा यहाँ पर प्रफुल्ल जी कि देखिए हल्ला आपने बोला, बहुत अच्छी बात, सड़क पर उतरे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बार बार 3 साल का आप लोग जिक्र करते हैं कि 3 साल में झारखंड में हुआ क्या है, अगर ये सवाल मैं इस तौर पर पूछना चाहूं कि 8 साल बीजेपी केंद्र में आ चुकी, क्या सारी चीजें हो चुकी है पूरी? नहीं, देखिए हम लोगों ने जो जो वायदे किए थे, आप देखिए बड़े बड़े वायदे हमारे 370 से शुरू कर 33 की बात करें और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर भी हम लोग बढ़ चुके हैं, और तमाम जितने राम मंदिर का मुद्दा था, इन सारी चीजों को हम लोगों ने सकारात्मक रूप से बढ़ाया। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया लंबे समय तक, तो ये हमारे सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारी सरकार का। हमारी सरकार का आयुष्मान योजना भी है, जिससे गरीबों को भी उसी अस्पताल में इलाज करने की सुविधा मिलती है जो अमीरों को मिलती थी। ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। किसानों को हम लोगों ने हर एक वर्ष अनुदान राशि दी खेती करने के लिए, ये भी हमारा एक इनोवेटिव आइडिया है। अगर आप परमिशन दे पंकज जी, तो अभी मैं विद्वान प्रवक्ता मित्र राजीव जी की बातों को सुन रहा था कि उन्होंने आरोप लगाए गंभीर कि हमारी सरकार के समय में अवैध जो खनन है वो बहुत चरम पे था। देखिए ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डॉक्यूमेंट है, और ये ईडी के द्वारा चार्जशीट जो दाखिल किया गया है वो है। ये पब्लिक डोमेन में कोई भी किसी भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एक बार आप चार्जशीट करते हैं तो वो अदालत का मैटर होता है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी या उसका आप कॉपी उपलब्ध हो जाता है। देखिए ईडी के चार्जशीट में स्पष्ट है कि 2015 से 16 के बीच में 2020 तक नंबर ऑफ रैक्स बुक्ड विदाउट माइनिंग चालान 233। राजीव जी ने आंकड़ा सही बताया। अब सबसे इसका ट्रिकी पार्ट है कि दीज वे स्टोन चिप्स वे बुक्ड फ्रॉम पिरपैती रेलवे साइडिंग। पिरपैती बिहार में साहब, इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री कैसे जवाब होंगे? ये जो 233 रैकों की बुकिंग है, ये ईडी के चार्जशीट से स्पष्ट है। ये पिरपैती जो बिहार में है वो उसे झारखंड में आपने कब से जोड़ दिया? अब इस चार्जशीट का मैं आपको एक और पन्ना दिखाता हूं। इस पन्ने में है टोटल रेक्स बुक ड्यूरिंग द पीरियड 2020 मार्च टू मार्च 2022 विदाउट चालान। आप देखें, ये जो फिगर है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक का, रेक्स ट्रांसपोर्टेड विदाउट चालान 3531, यानी कहां 233 पिरपैती से, जो हमारे जुरिस्डिक्शन का नहीं है, जिसके लिए हम जवाबदेह नहीं है, और यह 3531 सिर्फ दो वर्षों के शासनकाल का, 3 वर्षों का भी इसमें डेटा नहीं है। 3531 चालान बुक किए गए हैं। इसका क्या जवाब है? ये जो 233 चालान का बार बार आरोप लगता है, ईडी के चार्जशीट में स्पष्ट है बिहार के पिरपैती से बुक हुआ। ये हमारी सरकार के कार्यकाल, जबकि ये बिहार सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन ये 3531 का तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे, क्योंकि ये जो बुकिंग साइट्स है वो है साहेबगंज, वो है 3 पहाड़, राजमहल, बड़हड़वा। ये जितने बुकिंग साइट्स है 3531 इलीगली रेल के जो रेक बुक हुए हैं वो झारखंड के भीतर के साइट्स है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे हैं। और मैं एक और घोटाले की बात सुनता था बार बार। देखिए इस जो टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, सुनिधि चौहान, देखिए 16 तारीख को दिसंबर को 6 नवंबर 2016 को सुनिधि चौहान का जमशेदपुर में कार्यक्रम हुआ था। उस पर सरजू राय जी ने दिसंबर 2020 में प्रश्न किया था। सरकार ने दिसंबर, माफ कीजिएगा, जनवरी 2021 में जो जवाब दिया उसमें क्या है? सरकार ने पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि टी शर्ट टॉफी क्रय घोटाले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब आप बताएं,
ये सरकार का जवाब है। 2021 के जनवरी में विधानसभा के पतन में राजीव रंजन जी, देखिए कौन सा बात ये राजीव रंजन जी, चलिए मुझे लगता है कि सवाल का जवाब आप दे तो मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ पाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो फिगर से हमें याद नहीं रहते वाकई में, क्योंकि रिपोर्ट लेकर बैठे बाकायदा प्रतुल जी, तो इसका जवाब हम चाहेंगे कि चार्जशीट लेकर बैठा हूं मैं ईडी का। देखिए चार्जशीट पब्लिक डोमेन में है, उसको कोई छुपा भी नहीं सकता। बिल्कुल। सवाल ये है कि जिस टॉफी टी शर्ट घोटाले की बड़े जोर शोर से चिल्ला करके भाई साहब अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। इनका दायित्व भी है, बतौर आधिकारिक प्रवक्ता अपने पार्टी को सेव करना इनका दायित्व बनता है। लेकिन इनको यह बताना चाहिए कि झारखंड हाई कोर्ट ने यह पूछा था कि एक ही दिन में आपने 5 लाख टी शर्ट और टॉफी कैसे बंटवा दिए, किस सोच से बंटवा दिए, उसका जवाब है इनके पास। कैसे 771 करोड़ का डैम जो है वो चूहा कुतर गया। मैनहट घोटाला जो डीपीआर घोटाला हुआ था, किसके कालखंड में हुआ? 18 करोड़ का कंबल घोटाला कौन थे राज्य के नेतृत्व करता, उनके गृह जिले में कैसे हो गया? इसका जवाब है इनके पास। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का घोटाला, इसका जवाब है इनके पास। नमक घोटाला, इसका जवाब है इनके पास। तो ये चिल्लाना मुझे भी आता है। हमको लगता है कि हम इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल डिबेट में अगर तथ्यों के साथ बात करें और बड़े धीमे स्वर से भी करें तो जनता समझ सकती है। चिल्लाने से सच्चाई, वही कहा जाता है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो अभी इनके हालात जो है ना, लेकिन ये कागज के फूल से ही तो सुंग के बता रहे प्रतुल जी के पास नहीं, आप बोल रहे थे तो मैं अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, आप आराम से बोलिए। खुशबू उसी कागज के फूल से ही आ रही है। बोलिए ना पंकज जी, राजीव जी बिल्कुल बोलिए। अभी इनकी हालात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाए कैसे, जनता की अदालत में तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, यही इनको बाध्य कर रहा है कि चुनावी राजनीति में जब ये लोग खारिज किए जा चुके हैं, विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, जितने उपचुनाव हुए, विश्वास रैली, आदिवासियों का विश्वास रैली मांडर उपचुनाव के पहले हुआ, लगातार जनता इनके तमाम मुद्दों, हमने पहले ही सेंटेंस क्या कहा था कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर है, और ये इनकी मजबूरी है कि अगर ये नहीं करेंगे तो कहेंगे क्या। तो सच्चाई सबके सामने है, कैसे इनके कार्यकाल में लूट हुआ, कैसे इनके मंत्रियों के जो आय से अधिक संपत्ति है वो 200% से लेकर के 1100%। ये राजीव रंजन का आंकड़ा नहीं है। जिस प्रकार से अखबारों की प्रतियां लहरा लहरा करके ये भाई साहब कह रहे थे ना, उन्हीं अखबारों में, लब्ध प्रतिष्ठित अखबारों में यह प्रकाशित हुआ कि कैसे इनके मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति जो है 200% से ज्यादा 1100% तक जाकर के कही। तो ये भी जनता जानती है। तो बिल्कुल यही सवाल प्रतुल जी से। प्रतुल जी देखिए, एक भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, हल्ला बोल आप कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात बहुत सारी जो बातें हम लगातार कर रहे हैं, जो राजीव रंजन ने जुड़वाया, जो गिनवाया, मैं भी गिनवाना नहीं चाहूंगा, वो चीजें भी तो आपके सामने ही है। मैं जवाब दूं पंकज जी? जी बिल्कुल, प्रतुल जी आप ही की बारी। देखिए राजीव जी ने अच्छी नसीहत दी कि तेज नहीं बोलना चाहिए, पर ये बोलते समय वो भूल गए कि वो खुद तेज बोल रहे थे। खैर एनीवे, और मैं राजीव जी के इतने अच्छे शेर व शायरी तो जानता नहीं, भगवान सरस्वती का वास है, मैं तथ्यों को रखता हूं। और मैं तथ्य को यह भी रख रहा हूं कि मैनहार्ट का जब भुगतान हुआ था तो उस समय वित्त मंत्री के पोजीशन पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। दूसरी बात, जो इस तरह का टॉफी टी शर्ट घोटाले की अभी बात इन्होंने उठाई, अगर इनके सरकार को सच में लगता था घोटाला था, 3 वर्षों से इनकी सरकार थी, ये चाहते तो पंकज जी मैं आपसे उलझता रहूं, मैं ये ठीक मुझे खत्म करने दे। तो इनकी 3 साल में सरकार थी, तो अगर इनको विधानसभा में ये लिखित जवाब देने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये क्यों इन्होंने कहा? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको राजीव जी गोल कर गए, ईडी के चार्जशीट में है कि माननीय मुख्यमंत्री के कालखंड में अप्रैल 2020 से मार्च 2022 यानी 2 वर्ष में 3531 जो रैक है बिना चालान के ट्रांसपोर्ट हुए। वो कैसे संभव हुआ? ये अगर लूट नहीं थी तो क्या थी? 3531 रैक चालान पार हो गए। और मैंने लोडिंग साइट आपको बता दिया, साहिबगंज, 3 पहाड़, बड़ालवा, जितने झारखंड के इलाके हैं। और जो 233 का इन्होंने आरोप लगाया, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। ये पिरपैती का मामला जो बिहार में, तो
तो मुख्यमंत्री बिहार को इसका जवाब देना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था सरकार में आने से पहले कि तमाम जितने मंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय रघुवर दास थे, उनके बारे में भी कहा था 3 महीने में सबको जेल भेजेंगे। 3 वर्ष हो गया साहब, आज तो आप कुछ कर नहीं पाए। और जब आपके ऊपर ईडी की दबिश बढ़ी तो आपने उच्च न्यायालय का एक मामले का हवाला देते हुए 5 लोगों पर पी दर्ज करने का एसीबी को आदेश दिया। वो भी जिस केस का कहते हैं ना हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चाहते तो सरकार इनकी थी साहब, एसीबी में ये ऐसे भी किसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन पीआरडी के ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इन्होंने जिस पीआईएल का हवाला दिया 316/2020, ये 2 वर्ष पूर्व किया गया पीआईएल है, जिसकी ना आज तक हियरिंग हुई है, ना नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हुआ है। ऑर्डर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये डिफेक्ट के कारण इसको आज तक हाईकोर्ट ने टेकअप नहीं किया। फिर सरकार इसे ऑफिशियली क्यों इस तरीके से कहती है कि एक पीआईएल है, उसका हवाला देते हुए इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। उस पीआईएल की तो आज तक हाईकोर्ट में पहली सुनवाई भी नहीं हुई। चलिए अच्छा, गलत हो सकता है, दे रही हो 3531 रैक माननीय मुख्यमंत्री के 2 वर्षों के बहुत ही छोटा सा आपसे भी दोनों से सवाल मेरा ये अल्पबुद्धि वाला सवाल ये होगा, हालांकि क्योंकि मुझे जानकारी वाकई में तकनीकी जानकारी, अवैध जो पत्थर के जो लोड हुए होंगे रैक पे, तो क्या रेलवे में अवैध तरीके से इस तरीके से जा सकता है? मैं बस जानना चाहता हूं एक जीके के तौर पे, क्या ऐसा हो सकता है राजीव रंजन जी या प्रतुल जी कि अवैध तरीके से रैक बुक कर लिए जाए और अवैध खनन जो है वो रेलवे के जरिए, मतलब कहीं से भी वो खनन किया हुआ पत्थर पहुंचाया जा सके, ऐसा संभव हो पाता है क्या? देखिए, जब स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, फर्जी चालान के जरिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और ईडी ने अपनी जांच में पकड़ा कि ये कॉकस चल रहा है। रेलवे वालों की भी उसमें भूमिका होगी, कि जिसकी भी भूमिका होगी वो जांच होगी, लेकिन ये लोडिंग साइज जो प्राइमरी जिसमें जिम्मेवारी थी वो राज्य सरकार की थी कि उसका अवैध खनन नहीं हो, पत्थर को काटा गया, ट्रांसपोर्टेशन किया गया। देखिए, हमारी सरकार में चेहरा देख के कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप कहेंगे तो एक लंबी लिस्ट है, शर्मा की बात करें, कंबोज की बात करें या मोहित की बात करें, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता थे जनार्दन रेड्डी की बात करें, दुष्यंत सिंह की बात करें, सबके ऊपर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कहीं ना कहीं दबिश हुआ है। हम चेहरा देख के कार्रवाई नहीं करते, लेकिन ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माइनर मिनरल्स है वो राज्य सरकार की होती है। इनका कानून भी है माइनर मिनरल रिकॉन्सिलिएशन एक्ट, तो उसमें सीधे जिम्मेवारी जो अवैध खनन को रोकने की होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है वो डीसी और एसपी की होती है, और एक स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ है पूरे राज्य में इलीगल माइनिंग के खिलाफ में। सरकार को बताना चाहिए कि उस टास्क फोर्स की बैठक में साहेबगंज का कब तक बैठक टेकअप हुआ? क्या इस एसटीएफ को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा इलीगल माइनिंग का रैकेट चल रहा है? आप जिस पॉइंट पे आपने पहाड़ों का नामो निशान मिटा दिया, आपने लोड करके ट्रकों के जरिए, हजारों ट्रकों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन किया, तो यह कैसे संभव है? यह प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर मिनरल एंड माइंस की राज्य सरकार की होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जिसकी भी संलिप्तता है वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए, नैरेटिव चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर तनुज खत्री जी, आपसे संपर्क हमारा टूट गया था, एक बार आप फिर से हमारे साथ आ गए, आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पे प्रतुल जी का ये कहना है कि देखिए, जो लगातार आपकी ओर से जो कहा जा रहा है कि मतलब पुराने सरकार जो थी उसमें भी वो खनन वगैरह हुआ था और घोटाला जो है हुआ था तो उसमें हुआ था, ये साफ तौर प्रतुल जी का मतलब आप लोगों का कहना है। लेकिन प्रतुल जी कह रहे हैं कि साहिबगंज जो एसटीएफ जो था, स्पेशल टास्क फोर्स की जो बैठकें होती थी, साहिबगंज हमेशा दूर क्यों रहता था, उसमें शामिल क्यों नहीं हो पाता था? एक जो सीधा सवाल कि साहिबगंज को यानी जानबूझकर बचाने की कोशिश होती है कि साहिबगंज में जो चल रहा है वो छुपे रहे, पर्दे के अंदर होते रहे। डॉक्टर तनुज, पंकज जी, प्रतुल जी शायद ये भूल जा रहे हैं, लेकिन ईडी को ईडी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं ना करेगी, प्रतुल जी सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी भी उसी पर कायम हूं जब मेरा कनेक्शन टूटा था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, चाहे वो अवैध खनन की बात हो। 2 साल में पूरा खनन हो गया, 2 साल में ही सब कुछ हो गया। उसके पहले क्या क्या किया उसका जवाब देना पड़ेगा इनको। और आज जो हल्ला बोलने का कार्यक्रम था इनका या प्रदर्शन का कार्यक्रम था वो झूठा निकला है, और उसी का पर्दाफाश मैंने किया आपके चैनल में, किस तरीके से लोग बोल रहे हैं। इससे जवाब से ये वो कर सकते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ होने के नाते डॉक्टर तनुज देखिए, वीडियो भारत का है नहीं तो हम उसकी सत्यता की पुष्टि तो नहीं करते, पहली बात तो ये। और हम डिबेट जो कह रहे हैं उस पर हमें लगता है क्योंकि सीधा सवाल आपसे पूछा है कि साहिबगंज को बचाया क्यों जाता था, सीधा आप ही सवाल है। आप जेएमएम से हैं, सत्ता पक्ष पे, सरकार से जुड़ा मामला, सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, तो जवाब उसी का हम चाहेंगे कि आप दें। पंकज जी, बीजेपी को यह जवाब देना होगा कि
कि उन्होंने कैसे बहला फुसला करके झूठ बोल करके लोगों को लाने का काम किया आज के भीड़ में। इसी से पता चल रहा है कि जनता इनके साथ नहीं है, और जो कुछ लोग भी आए, जो चंद लोग भी आए, उनको भी इन्होंने बहला। ठीक है, जनता उनसे दूर हो जाए, ठीक अच्छी बात है। अगर ये सच इसमें सच्चाई होगी तो जनता खुद दूर हो जाएगी। लेकिन जो आरोप सिर से लगा रहे हैं कि साहिबगंज को हमेशा बचा कर रखा गया था। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं पंकज जी कि एसटीएफ की एक भी बैठक में साहिबगंज जिला शामिल नहीं होता था। साहिबगंज जिला 2020 में बना है क्या? 2019 में 19-20 में बना है साहिबगंज, क्या बना है? इनसे पूछिए। उसके पहले साहिबगंज था ना? उसके पहले साहिबगंज था या नहीं था पंकज जी? पूछिए ना। साहिबगंज अभी भी है। तो फिर उस वक्त इन्होंने क्या किया? किसने बचाया? किसने बचाया? तो 16, 17, 18 साल तक, 20 साल तक पूछिए ना। हम तो अभी हैं, उसके पहले किसने बचाया था? ऐसी बात अगर वो पूछ रहे हैं तो 2 साल से ही साहिबगंज का निर्माण हुआ है क्या जिला का? उसके पहले किसने बचाया? उन्हीं का सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, आप झूठ पर नहीं बोलना। सवाल यही कैसा तो नहीं कि सिर्फ 2 सालों में खनन हुआ। अगर आरोप आप लगा भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि 2 साल में ही सिर्फ साहिबगंज में वो चीजें चल रही थी। मैंने तो एक केंद्रीय एजेंसी का आपको चार्जशीट दिखा दिया कि 200 जो राजीव जी ने भी जिस फिगर की बताया था 233 रैक लोड जो हुआ था वो फिर 35 से हुआ था। झारखंड से उसका कोई लेना देना नहीं था। और पॉइंट ऑफ लोडिंग इंपॉर्टेंट होता है। और जहां खनन हुआ हमारे क्षेत्र में ये नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ कि पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो जाता था। हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ कि एक एयरक्राफ्ट साइज कैरियर का, एक एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत साइज का पानी का जहाज जिसमें पता नहीं कितने 100 ट्रक आ जाए, वो गंगा नदी में इलीगली चलता रहा। जब उसको ईडी ने सीज किया तो पता चला जिसको ओरिजिनल लाइसेंस मिला था उसको पंकज मिश्रा उनके गुर्गों ने धमका कर कभी चलने नहीं दिया और ये इलीगल रूप से चल रहा था। मैं तो अभी भी कहता हूं पंकज जी, इस बात का जवाब देना चाहिए सरकार को। मैं तो बड़ी विनम्रता से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में स्टेट लेवल जो स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में क्या साहिबगंज जिला शामिल हुआ, और अगर हुआ तो कब हुआ, और नहीं हुआ तो मेरी जानकारी है एक भी बैठक में साहिबगंज जिला शामिल नहीं हुआ, उसकी चर्चा नहीं हुई तो क्यों हुआ? क्या ये कवर अप ऑपरेशन? बिल्कुल यही सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर तनुज खत्री से भी, राजू राजन से भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा था जिस तरीके से बीजेपी अपने हल्ला बोल रैली में बहुत हल्ला बोल होती है ऐसी चीजों को लेकर कि चलिए उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई है। एक जिक्र जो लगातार बार प्रतुल जी कह रहे हैं, डॉक्टर तनुज खत्री आपसे सवाल है मेरा कि एसटीएफ की जब बैठक होती रही है स्पेशल टास्क फोर्स की जो कि अवैध खनन से जुड़ा जो है वो फोर्स है, उसमें साहिबगंज जिला कभी भी शामिल क्यों नहीं हुआ? अगर ठीक है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अवैध खनन सिर्फ इन्हीं 2 सालों में तो नहीं हुआ है, जाहिर सी बात सवाल आपका जायज भी है, लेकिन इन 2 सालों में उसे रोका भी क्यों नहीं गया, ये भी तो सवाल है ना। इन 2 सालों में चीजों को रोका गया इसलिए रॉयल्टी बढ़ी। जो पहले के समय में रॉयल्टी थी वो रॉयल्टी अभी बढ़ी, उसका भी जिक्र हमने पत्र में भी किया है। लेकिन ये लगातार ये नैरेटिव चलाने की, बनाने की कोशिश हो रही है साइकोलॉजिकल वे में। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही पूछने का काम किया कि इससे पहले जो चीजें हो रही थी, और मैं आपको पंकज जी ये भी जानकारी होनी चाहिए जिस जानकारी को जो है अब छुपाने का काम किया जा रहा है, उसको धूमिल करने का काम किया जा रहा है कि ईडी जब आई थी यहां पे सर्च करने, और पहला जब उसने रेड किया था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के मनरेगा का घोटाला किया का जिक्र हुआ था। भाई बिल्कुल याद है वो तारीख, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, तो उसमें इनके सारे जो कारगुजारी थी वो निकल करके सामने आई थी। लेकिन क्या है ना कि जब ये फंसते गए, परत दर परत फंसते गए, लोग पकड़ाते गए, बयान आते गए, और उसका जब डेट टाइम निकाला गया तो सब इनके कार्यकाल का था। तब ये क्या मनरेगा घोटाला दी थी जब, तो उस वक्त सबसे पहले मनरेगा घोटाला ही सामने आया था मामले में, जांच में। तो उस पूरे सर्च को, उस पूरे अभियान को जो इनके कार्यकाल में और इनके रघुवर दास जी के कार्यकाल में को केंद्रित करता था। अरे कई लोगों ने कहा है कि उनसे पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए, एक नहीं दो पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछा जाने का काम होना चाहिए। हाँ, ये कहते हैं बिल्कुल, लेकिन कैसे हेमंत सोरेन जी को बदनाम किया जाए सारे चीजों में लाकर के, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि जनता ने साफ साफ कह दिया कि हमें अगर बताया होता कि सरकार का विरोध करना है, हेमंत सोरेन जी का विरोध करना है, तो हम कभी नहीं आते। ये आज जनता ने राजू रंजन जी शायद इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। राजू रंजन जी बहुत देर से आप सुन रहे हैं। नहीं, मैं दोनों की बातों को सुन रहा था और मुझे लगता है कि इस बात की सत्यता का क्या प्रमाण है कि 2 साल 3 साल के अंदर एसटीएफ की बैठकों में साहेबगंज शामिल नहीं हुआ। इसकी प्रामाणिकता सिर्फ इनके बोलने से तो नहीं स्वीकार कर ली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको भी इस पर डिबेट में इतना समय देने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर है क्या, उसकी कोई छाया प्रति है क्या कि नहीं दिखा दिया गया कि भाई 3 साल की बैठकों में प्रतुल जवाब दे दिया। नहीं, ये आपने इन दोनों को पूरा मौका दिया। मैं बोलिए राजीव जी, पूरा आप मेरे को भी सुन लीजिए, मैं भी डिबेट में हूँ, डिबेट में आपको सुनना चाहिए। जी। हाँ, तो इस प्रकार से चीजों को मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा ट्रिकी शब्दों का उपयोग मेरे भाई साहब बड़ा अच्छा शब्द लाते हैं और उसका उपयोग भी बाजाबता बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो जो कागज भी दिखा रहे हैं उसकी सत्यता, इन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में है, मैंने सिर्फ देखने के लिए कहा, तो नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं, मैं भी कागज ले लूंगा। मैं कल इस पर अध्ययन करने के बाद ही मैं कोई बात करूंगा। अब मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। इनके कागज का सोर्स क्या है, इस पर कहां से आया, और उसके बाद ये बोल देते हैं कि 3 साल बैठक में शामिल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पर आप इसको डिट्टो कर रहे हैं। कोई प्रमाण दिखाया गया क्या? न्यूज़ 11 के पास कोई सोर्स है क्या कि साहबगंज की जो एसटीएफ की बैठक में शामिल नहीं हुआ? सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। इनका सवाल में तो डिबेट नहीं होगा ना पंकज बाबू। ये तो फिर वही हुआ, नैरेटिव सेट करने की जो बात हो रही है। आप टूल किट मत बनिए, आप टूल किट, मेरी गुजारिश होगी बड़े अदब के साथ कि इस प्रकार से जो चीजें परसेप्शन वार के तहत लाई जा रही है उसमें आप टूल किट बनने का काम न करें। आप एक लब्ध प्रतिष्ठित चैनल है, आप पर लोग विश्वास करते हैं, देश और दुनिया में आपका नाम है। आप इस प्रकार से अगर चीजों को परोसने का काम करें तो प्रतुल जी, बीजेपी के हल्ला बोल में मुद्दा कुछ भी नहीं, यानी कि सिर्फ पंकज मिश्रा, साहिबगंज और हेमंत सोरेन है, सिर्फ कोई मुद्दा है नहीं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा वाकई में देश में आज कोई मुद्दा है क्या? भ्रष्टाचार से बड़ा कोई मुद्दा है क्या? आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने, लेकिन आपका जो मुद्दा है वो साहिबगंज सेंट्रिक होते जा रहा है। नहीं, आप साहिबगंज की जो मैं बात कर रहा था एसटीएफ की, अगर ये सरकार के प्रवक्ता है साहब, एक तरीके से मैं इसलिए सरकार का प्रवक्ता कह रहा हूं क्योंकि इनकी पार्टी गठबंधन की बहुत मजबूत साथी है। तो अगर मैं गलत कह रहा हूं एसटीएफ का तो ये मुझे काटे कि ये गलत है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता। और जो मैंने कागज दिखाया, मैंने तो इनके फिगर को ही कोट किया, 233 रैंक की बात थी। और मैं भी जेएमएम के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि रॉयल्टी बढ़ी है, अवैध खनन कम हुआ है, हमारी सरकार ने रोकने का काम किया। बड़े भोले हैं भाई हम। रॉयल्टी तो उन चीजों में मिलती है ना जो वैध होती है, जिसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस होता है, जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट परमिशन देता है। अवैध खनन पर कब से रॉयल्टी मिलने लगी? इस सरकार में शायद ये भी प्रचलन शुरू हो गया हो कि जो अवैध खनन है उसका रॉयल्टी का कलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये कलेक्शन कौन कर रहा है आज तक हम लोग नहीं समझा। पंकज जी, रॉयल्टी का मुद्दा सिर्फ लीगल माइनिंग पे होता है, इलीगल माइनिंग पे कौन सी रॉयल्टी? ये सरकार में शायद इलीगल माइनिंग पे रॉयल्टी मिल रही है। इतना तो सरकार को होता ही है जानकारी की रॉयल्टी कहां से आएगी। लेकिन 1000 करोड़ का जिक्र भी क्या आईडी ने, वो 1000 करोड़ कैसे हो सकता है सिर्फ साहिबगंज जिले से? मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ही से सर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तथ्य दिए थे उसमें यह कभी नहीं कहा कि जो साहिबगंज में घोटाला हुआ वो गलत है। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स, ट्रकों की संख्या, इसके सहारे ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो 1000 करोड़ का घोटाले की बात करी है वो क्वांटम पॉसिबल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक फिगर साइट किया था कि 800 सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रक्स है साहिबगंज में। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बताना हल्ला बोल रहा है। मुझे सवाल कर रहे थे बस, आपने प्रश्न किया सर, थोड़ा समय का भाव है। जी जी, ये तो जवाब देना बनता है ना कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने जो प्रश्न किया, उन्होंने सिर्फ 800 रजिस्टर्ड ट्रकों की बात की। जो 4-5 हजार अनरजिस्टर्ड ट्रक साहिबगंज में चल रहे हैं उनका चर्चा उन्होंने नहीं किया। और एक बड़ा पानी का जहाज जो अनरजिस्टर्ड चल रहा था, चलो ठीक है, मुझे लगता है ये मुद्दा किसका था वाकई, आखिर उसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी ना। तो साहिबगंज तो पूरा अनरजिस्टर्ड मायने में चल रहा था। और तनुज खत्री ने कहा कि रॉयल्टी बढ़ी होगी पर वो शायद जेएमएम के खाते में जाती होगी, पब्लिक एक्सचेकर में, पब्लिक के खजाने में नहीं आए, क्योंकि उसमें तो वैध जो रॉयल्टी होती है वही आती है। इलीगल माइनिंग से रॉयल्टी हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि रॉयल्टी से आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है प्रतुल जी आपका बहुत शुक्रिया, राजू रंजन आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।